नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इस समय जो आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है उसके हर शिफ्ट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एमटीएस में एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, केरल की जो साक्षरता दर है वो आपकी 94% है। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश भारत की साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका 74.04% है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो पहले स्थान पर हमारा मुंबई था, दूसरे स्थान पर आपका दिल्ली महानगर था और तीसरे स्थान पर रहा था कोलकाता। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य की, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आता है और तीसरे नंबर पर है हमारा बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था। तो 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो लिंगानुपात है ये आपका 943 है। कितना है? 943 हमारे भारत में लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको केरल में मिलेगा, जबकि अगर हम लोग सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो आपके हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये आपको मिलेगा केरल में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में सेक्स रेशियो कितना है तो प्रति 1000 पुरुषों पर केरल में आपको 1084 महिलाएं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को तुलना करने को हम लोग क्या कहते हैं। तो दरअसल इसी को कहा जाता है लिंगानुपात, यानी कि इसी को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक आपके उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या आपको मिलेगी सिक्किम में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम है। तो ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना में ऐसे हमारे देश में 5 राज्य थे जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम थी। अब कौन कौन से ये राज्य हैं। तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में सिक्किम है, मिजोरम हमारा हो गया, अंडमान और निकोबार है। इसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ की भी पॉपुलेशन डेंसिटी 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सबसे कम आपके बिहार की है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की साक्षरता दर मैंने आपको बता दिया 74.04% है। अधिकतम आपको केरल में मिलेगा, दूसरे स्थान पर हमारा मिजोरम आता है और न्यूनतम आपके है बिहार में। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा आपके केरल में है और दूसरे नंबर पर आता है पुडुचेरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी हिंदी है, उसके बाद में हमारे बंगाली का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर है मराठी। ध्यान रखिएगा कि एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या में कमी आई थी। तो वो भाषा हमारी है उर्दू, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जो भाषा हमारे देश में बोली जाती है इस भाषा का नाम है भीली।
अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा राज्य है, इनमें से यूटीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, ये हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। और राज्यों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एससी पॉपुलेशन शून्य कहां पर है, तो ये आपको मिलेगी नागालैंड में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी स्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो किसी भी स्थान पर पानी की उपलब्धता कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, किस प्रकार की वहाँ पर आपकी फसलें हैं, मिट्टी कैसी है, या फिर आपके लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा बेहतर है, इन सभी के ऊपर किसी भी स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है। तो ये सारे वह प्रश्न थे जो कि आपके एमटीएस और सीएचएसएल वगैरह में पूछे गए थे। आगे हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या आपके बिहार की है जो कि 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं आपके बिहार में। अगर आपसे भारत की जनसंख्या पूछी जाए तो आपको जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, सबसे अधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है, फिर हमारे महाराष्ट्र का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है बिहार। तो 3 नंबर तक कम से कम आपको ध्यान रखना है। वैसे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है। तो भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो आपको मिलेगी प्राइमरी सेक्टर में। जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो आपको कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 की जो हमारी जनसंख्या है उसमें 17.64% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 17.64% की वृद्धि हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या में कमी आई। अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा असमी और बोडो, इन दोनों की संख्या में कमी आई थी। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को उस समय जो ऑप्शन दिए गए थे उनके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर कमी आई थी संस्कृत भाषा बोलने वालों की संख्या में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से संस्कृत था, अदरवाइज आपका उत्तर असमी या फिर बोडो होता। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, यानी कि हमारे प्रत्येक 100 में से 44 लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। सबसे कम आपके देश में भीली भाषा बोली जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि शिशु मृत्यु दर में किस आयु वर्ग के बच्चों की गणना होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो 1 वर्ष या उससे कम एज की जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ को हम लोग शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म होता है और इन 1000 बच्चों में से वह बच्चे जो कि 1 से लेकर के 1 साल या उससे कम की एज में मर जाते हैं, उनकी संख्या को हम लोग शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वर्तमान में चाइना में है, दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है और तीसरे नंबर पर स्थान आता है अमेरिका का। तो ध्यान रखेंगे, चौथे नंबर पर स्थान है इंडोनेशिया का।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी पंजाब में। लगभग 31% से ज़्यादा की जो यहाँ की जनसंख्या है वो आपके शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये जनसंख्या आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। तो आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों में ही हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो शीर्ष पर है और दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया की है, फिर अफ्रीका का स्थान है, फिर यूरोप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य में जो लिंगानुपात है यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो 1084 है। तो ये हमारे भारत में सर्वाधिक है और ये आपको मिलेगा केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल में आपका जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम लिंगानुपात आपको मिलेगा हरियाणा में जहाँ पर इसकी संख्या है 879। वहीं पर अगर आपसे यूटी में पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यूटी में जो पुडुचेरी है वहाँ का लिंगानुपात 1037 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न कल पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में ग्रामीण जनसंख्या शून्य है। अब देखिए, ग्रामीण जनसंख्या शून्य आपके बहुत सारे देशों में है। अब इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अनुसार आप टिक करेंगे। जैसे कि सिंगापुर में भी शून्य है, जिब्राल्टर में भी शून्य है, मोनाको में भी शून्य है, बरमूडा में भी शून्य है, कुवैत में भी शून्य है और मकाऊ में भी शून्य है। तो ये हमारे 6 ऐसे देश हैं जहां पर आपकी ग्रामीण जनसंख्या शून्य है। अब इसमें से जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा उसे आप करेंगे टिक। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है टोटल पॉपुलेशन की, तो इस देश का नाम है लिechtenstein, जो कि आपकी यूरोप का देश है। तो यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है उसका शायद 94% है जो कि आपके गांव में रहती है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देश आपके यूरोप का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे देश भी आपके दुनिया में कई सारे हैं, लेकिन जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है अफ्रीका का, यहाँ के प्रत्येक 100 में से 93 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या आपके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है। दूसरे स्थान पर आता है सूडान देश का नाम, यानी कि दोनों ही आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। अब देखिए, इस प्रश्न को भी आप लोग ऑप्शन के हिसाब से ही डील करेंगे। अगर हम लोग थोड़े बड़े देशों की बात करते हैं तो उसमें पहले स्थान पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 1252 लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग दुनिया के छोटे बड़े सारे देशों को मिला लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको मिलेगी मोनाको देश में। मोनाको देश जो कि एक बहुत ही छुटका सा देश है यूरोप में, फ्रांस के अंदर। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 26,337 लोग रहते हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में 26,337 लोग रहते हैं मोनाको में। और जो आपके चाइना का मकाऊ है यहाँ पर 21,645 लोग रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत या फिर एशिया की जो सबसे बड़ी स्लम क्षेत्र है वो कौन सा है। ये तो आप सभी को पता होगा कि इसका नाम धारावी है और ये स्लम एरिया आपको मिलेगा मुंबई में। दुनिया में या तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र कौन सा है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में है। नाम इसका है खायलित्सा। क्या नाम है? खायलित्सा इसका नाम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो ये प्रश्न हुए थे जो कि आपके पूछे गए थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए भारत की जनगणना से शुरू हुए संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो प्रश्न सीजीएल वगैरह में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग करेंगे लास्ट में डिस्कस। सबसे पहले हम लोग सेंसस से जुड़े हुए जो भी बेसिक चीज़ें हैं
उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो पहली जनगणना है इसकी शुरुआत कर दी थी लॉर्ड मेयो ने। कौन से साल में? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा आपके देश में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नियमित जनगणना की तो वो हमारे देश में 1881 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत उस समय के जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा की गई थी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली जनगणना वैसे 1872 में हुई थी, लेकिन जो हमारे देश में पहली नियमित जनगणना है ये आपकी 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना है ये आपकी 1951 में हुई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो जनगणना है वो हर 10 साल के अंतराल पर होती है। आपको पता होगा कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 में आपकी जो वो जनगणना है वो शुरू नहीं हो पाई थी। अब बात करते हैं 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त का एक कार्यालय होता है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त का जो कार्यालय है जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अधीन एक बॉडी है, इसी के द्वारा हमारे देश में जनगणना कराई जाती है। 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी इसका शुभंकर क्या था? तो यहाँ पर आप इसका मैस्कॉट देख सकते हैं। जनगणना के थैले के साथ में यहाँ पर एक एनिमेटेड महिला है जिसको 2011 के सेंसस का मैस्कॉट बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या आयुक्त की बात करें, यानी कि उस समय जो हमारे देश के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था CM चंद्रमौली। क्या नाम है? CM चंद्रमौली इनका नाम था और ये हमारे जनगणना आयुक्त थे। स्लोगन की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपके 2011 के सेंसस का स्लोगन था। अगर हम बात करें 2011 के जनगणना की तो ये हमारे भारत की 15वीं जनगणना थी। और अगर हम लोग आज़ाद भारत की बात करते हैं तो ये आपकी 7वीं जनगणना थी। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो हमारी जनसंख्या 121.06 करोड़ थी, जो कि पूरी दुनिया की जो कुल आबादी है उसका 17.5% था। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हैं तो उस स्थिति में 17.5 लोग आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि जनसंख्या के मामले में हम लोग दुनिया में चीन के बाद में दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में हमारे देश भारत का दूसरा स्थान है। 2001 में जो हमारी जनगणना हुई थी उससे अगर हम लोग तुलना करते हैं तो 2011 की जो हमारी जनगणना है उसमें आपके 18.1 करोड़ लोग बढ़ गए थे। यानी कि जो आपकी वृद्धि दर थी वो 2001 की 17.64% थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 181 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि 10 सालों में हमारे देश में बढ़ गए थे। यानी कि इतने लोग नए आ गए थे और 17.64 ये टोटल परसेंटेज थी अगर हम लोग वृद्धि दर की बात करते हैं। अच्छा, एक हमारे देश में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना भी होती है। तो ये आपके 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम ये 2011 में भी हुआ था, लेकिन इसका डेटा जारी नहीं हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो पहले सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना है ये आपकी 1931 में हुई थी। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। देखिए, 2011 में जब हमारी जनगणना हुई थी तो इस जनगणना के अनुसार हमारे देश में 79.8% हिंदू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 14.2% आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, 2.3% हमारे ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, 1.72% सिख कम्युनिटी के लोग हैं, 0.7% बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं और 0.37% हमारे देश में जैन लोगों की जनसंख्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपको भारत देश में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे और सबसे कम आपको जैन धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश में जो शहरी जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा, देश की जो कुल जनसंख्या है
यानी कि उस समय जो 121 करोड़ थी उसमें से 37.7 करोड़ हमारी शहरी जनसंख्या थी। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये आपकी 83.3 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र में है, जहां पर लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जहां पर लगभग 15 करोड़ लोग गाँव में निवास करते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या आपको दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगी, जहां पर इसका परसेंटेज 97.50% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एससी और एसटी जनसंख्या की। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है ये उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट का मतलब है हम लोग अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में आपकी कोई भी एससी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। तो ये अभी आपके पूछा गया था CBT 2 में, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन परसेंटेज में बात करते हैं तो ये आपको पंजाब राज्य में मिलेगी। यहाँ पर 31.9% टोटल शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या की बात करें तो ये आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश राज्य में आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब में बात करें तो ये आपके लक्षद्वीप में है, जहाँ पर कुल जनसंख्या का 94.8% हमारे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पर आपको शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बिल्कुल शून्य मिलेगी। तो ये पूछा जा सकता है, पहले कई एग्जाम में ये आ भी चुका है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, ये जो हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर आपको शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। वहीं पर हरियाणा और पंजाब ऐसे हमारे 2 राज्य हैं जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कोई शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या हमारे देश में 62.32 करोड़ है, यानी कि लगभग 51.47% है। वहीं पर अगर हम लोग महिला जनसंख्या की बात करें तो ये आपका 58.75 करोड़ है, जो कि परसेंटेज में आपका 48.53% है। वहीं पर मैंने आपको 10 की वृद्धि बता दी है, यानी कि अगर हम लोग 2011 की तुलना करते हैं 2001 की जनसंख्या से, तो हमारे देश में टोटल 17.7% जनसंख्या की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 19 करोड़ से ज़्यादा, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम में आपके सबसे कम जनसंख्या है और दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम। फिर अगर हम लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले यूटी की बात करते हैं तो आपको पता होगा दिल्ली, जो कि हमारा एक यूटी है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है सारे यूटी में, जो कि 1.67 करोड़ है। वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम जनसंख्या वाले यूटी की बात करते हैं तो ये हमारा लक्षद्वीप है, जहाँ की जनसंख्या टोटल 64,000 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले अगर हम ज़िले की बात करते हैं तो ये हमारा ठाणे है, जो कि आपके महाराष्ट्र का ज़िला है। वहीं पर अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये आपका दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये प्रश्न भी अभी NTPC में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, दिबांग घाटी जिला जो आपके अरुणाचल का है, यहाँ पर 8,000 से कम लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है, यानी कि जो आपका लिंगानुपात है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 1,000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं देखने को मिलेंगी। कितनी महिलाएं हैं? केवल 943 महिलाएं हैं, यानी कि जो 57 पुरुष हैं इनकी शादी वगैरह नहीं होगी।
सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो केरल में आपके 1084 है, यानी कि अगर यहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं आपको मिलेंगी। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और इसका अंदाज़ा आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि दक्षिण के जो हमारे राज्य हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर के राज्यों से ज़्यादा डेवलप हैं। वहीं पर अगर हम लोग न्यूनतम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा कम है। आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा की जो हमारी लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी हैं। इसके बावजूद हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो आपकी 879 है, यानी कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ आपको 879 महिलाएं देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर नीचे से दूसरे स्थान पर है और सिक्किम हमारा नीचे से तीसरे स्थान पर है। अब हम लोग यूटी की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, 1037 है। और सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें तो ये आपके दमन और दीव में है। दमन और दीव आपको पता होगा एक बहुत ही छुटका सा केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि अब दादरा और नागर हवेली इसमें मिल चुकी हैं, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी तो ये अलग था और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो मात्र 618 है। इसका मतलब यह है कि प्रति 1000 पुरुषों पर आपको सिर्फ 618 महिलाएं ही यहाँ पर मिलेंगी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये आपका माहे है। पुडुचेरी का जो माहे ज़िला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है और ये आपका 1184 है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं जिलों की कैटेगरी में तो ये हमारा दमन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ 534 महिलाएं देखने को मिलेंगी प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये सारे महत्वपूर्ण डेटा हैं, इन्हें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो ध्यान रखिएगा 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे देश में जो साक्षरता दर है वो 74% है। कितना है? 74% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14% है। महिला साक्षरता की बात करें तो ये 65.46% है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो आपको केरल राज्य में मिलेगी जहाँ पर 94% है। मिजोरम दूसरे स्थान पर आता है जहाँ पर 91.58% है। न्यूनतम साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके बिहार में है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा बिहार राज्य है वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम है, मात्र 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका 65.4% है और ये नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हमारा सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की साक्षरता दर 91.85% है। दादरा और नागर हवेली इसमें दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया ये लक्षद्वीप है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये हमारा दादरा और नागर हवेली है। कौन है? दादरा और नागर हवेली आपका सबसे कम लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिले की बात करें तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, शेरछिप है जो कि हमारे मिजोरम का है और ये आपके भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। वहीं पर सबसे कम साक्षरता वाले जिला की बात करते हैं तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जिला है और इसका नाम है अलीराजपुर। क्या नाम है? अलीराजपुर इस जिले का नाम है। तो अगर कोई मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के आसपास का है तो आप लोग कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर इतना कम लिटरेसी रेट क्यों है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी कि जनसंख्या घनत्व की। तो ध्यान रखेंगे हमारे देश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर हम लोग 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया लेते हैं तो यहाँ मतलब 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया लेते हैं तो इसके अंदर आपके 382 लोग भारत में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको बिहार में मिलेगी। ध्यान रखिएगा बिहार में ये संख्या 1106 है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये आपका सेकंड पोजीशन पर है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1028 है। यानी कि 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मात्र 17 व्यक्ति मिलेंगे।
मिजोरम इसमें दूसरे स्थान पर है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 52 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी है, और अगर हम लोग यूटी और राज्य दोनों को मिलाते हैं तो उसमें भी दिल्ली आपका टॉप पर है। तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में आपके निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले यूटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर मात्र 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये हमारे दिल्ली का उत्तरी दिल्ली जिला है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये आपके अरुणाचल का दिबांग वैली ही है, जहां पर मात्र 0.8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया हम लेते हैं तो उसमें आपको एक ही व्यक्ति मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बाल लिंगानुपात की, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार हमारे देश में जो बाल लिंगानुपात है ये आपका 919 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम लोग 0 से 6 वर्ष एज के बच्चों की बात करते हैं तो उस स्थिति में 1000 बच्चों पर आपको 919 बालिकाएं देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला जो हमारा राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर आपको 972 लोग देखने को मिलेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं तो ये एक बार फिर से हमारा हरियाणा है, जहां पर प्रति 1000 बच्चों पर आपको 834 बच्चियां देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण डेटा थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि जो जनसंख्या का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये संभव है कि जो हमने डिस्कस किया है उससे बाहर भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर जरूर डिस्कस कर लें। तो आइए अब जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, विशेष तौर पर एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये अभी पूछा गया था और ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, ये राज्य हमारा नागालैंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या 53 है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में टोटल आपके 53 शहर ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आपके 10 लाख से ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, जनसंख्या घनत्व हमारी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार में आपके सबसे ज़्यादा है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये भी आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में ही पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या आपके अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका दिबांग वैली है, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये इस साल एसएससी सीजीएल में पूछा गया टीसीएस के द्वारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? तो यहाँ पर आपसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा 2011 की सेंसस के अनुसार ये हमारा 55 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा केरल राज्य है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपके बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर आपकी 90% से अधिक है? तो अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं, केरल में भी आपके 94% है जो कि सबसे ज़्यादा है, और दिए गए ऑप्शन में मिजोरम हमारा हो जाएगा,
यहाँ पर भी साक्षरता दर 90 से अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब इसको अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आपका दिमाग ये काम करे कि केरल का ही कोई जिला होगा, यानी कि एर्नाकुलम या कोट्टयम होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मिजोरम का जो सेरछिप नाम का जिला है यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप देख सकते हैं कि सेरछिप जिले में 97.91% साक्षरता है, फिर आपका आइजोल आता है, उसके बाद माहे है और फिर आता है केरल का कोट्टयम जिला। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था। तो ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 940 हमारे देश में लिंगानुपात था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये हम लोग निकटतम लेंगे, वैसे आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो लिंगानुपात है वो 943 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं आपको मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और दिल्ली हमारा सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं पर जिले की बात करते हैं तो ठाणे आपके सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है, तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि महिला साक्षरता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा 65.46% है, यानी कि प्रति 100 महिलाओं में हमारे देश में लगभग 65.5 महिलाएं साक्षर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग पुरुषों की बात करते हैं तो इनकी साक्षरता दर 82.14% है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, ऊपर भी मैंने आपको बताया ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है ये आपको हरियाणा में मिलेगा और सबसे ज़्यादा हमारे केरल में है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का प्रतिशत क्या है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, ये परसेंट हमारा 22% है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार हमारे देश में 100 में से जो 22 लोग हैं ये आपके बिलो पॉवर्टी लाइन निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो पहला हमारा यूपी है, दूसरे स्थान पर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बिना बसे हुए गांवों की बात करते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा बिहार में मिलेंगे, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में 1129 गांव ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड हैं, केरल में ऐसे गांवों की संख्या 779 है और उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 545 देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश का कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब ये अपने आप में ही काफ़ी टफ प्रश्न है। अगर हम लोग मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर हमारे देश में टोटल 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ग्रुप 0 से 6% है, तो आपको बताना है कि इन 100 में से कितने 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे ऐसे हैं जो कि गांव में निवास करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनकी संख्या 74.05% है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि कोई भी ऐसा बंदा जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वो आपके कम से कम एक भाषा में पढ़ या लिख सकता है, ऐसे सारे व्यक्तियों को हम लोग कहेंगे साक्षर। तो सिंपल शब्दों में 7 साल उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए
और वो आपके किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकने में सक्षम हो। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है। तो भारत में अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये 14.2% है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 79.8%। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 14.2% है और सबसे कम आपको जैन कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जिनकी संख्या मात्र 0.37% है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और डेटा थे उनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद यही करता हूं कि जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न आएगा वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।